सामने लेकर आया हूं वो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक बार फिर देश की जनता के साथ मन की बात करने जा रहे हैं और इस मन की बात में उन्होंने क्या किया है और क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस महीने एक बार फिर मन की बात की वापसी हो रही है और इस बार हम सकारात्मकता की ताकत का जश्न मना रहे हैं। 130 करोड़ की जनता की ताकत का जश्न मना रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरणा दे सके, जो हमें इंस्पायर कर सके? मैं समझना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम सकारात्मकता का जश्न मनाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दो शब्दों पर गौर कीजिए। सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और जश्न यानी कि सेलिब्रेट करना। मैं समझना चाहता हूं अपने हुक्मरानों से, आज के माहौल में ऐसा क्या है जश्न मनाने लायक और ऐसा क्या है जिसके जरिए हमारे अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा बहे। क्या सकारात्मक होने से तमाम जो नाकामियां हैं उस पर पर्दा डल जाएगा? क्या सकारात्मक होने से ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, दवाइयों की कमी, सरकारी नाकामी, ये सब खत्म हो जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, मैं सकारात्मक कैसे हो सकता हूं? कल ही पापा ने मुझे खबर दी कि सलीम रोमानी अंकल, जिनकी गोद में मैं खेला हूं, उनकी मौत हो गई। मैं कैसे सकारात्मक हूं बताइए? सलीम रोमानी अंकल, सेवक अंकल और सूर्यवंशी अंकल के बाद मेरे तीसरे अंकल हैं जिनकी मौत हो गई पिछले एक महीने में। तीनों की गोद में मैं खेला था। मेरा अपना ममेरा भाई 27 साल का विनय शर्मा इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पिछले 6 दिनों से उसको होश नहीं आया, उसके लंग्स में जबरदस्त इंफेक्शन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी मौसी कहां से सकारात्मकता लाए, बताइए ना मोदी जी। आप कह रहे हैं सकारात्मकता का जश्न मनाया जाए, कैसे जश्न मना सकते हैं तमाम लोग? मैं तो ये नहीं भूला हूं ना कि मां गंगा के सामने खड़े होकर किसी ने बहुत बड़ा दावा किया था कि ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के सामने क्या हो रहा है अब मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है बक्सर का नजारा दोस्तों। यह क्या कहता है दोस्तों? बक्सर में कम से कम 40 शव जो हैं गंगा के तट पर आकर बह रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, एनडीटीवी ने इसे ब्लर कर दिया है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लाशें छितरी पड़ी हैं बक्सर पे और यह गंगा के तट पर है। मैं समझना चाहता हूं यहां पर इस तस्वीर को देखकर, इस नजारे को देखकर, इस विभत्स नजारे को देखकर हम कहां से सकारात्मकता लाएं? हम कैसे इसमें जश्न मनाएं, मुझे बताइए ना। क्योंकि किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के अंदर और क्या हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। भारत समाचार की यह खबर है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ के सुनाना चाहूंगा। नदी में बहकर आए शवों का लगा अंबार। गहमर के कई गंगा घाटों पर इकट्ठा हुए शव जल प्रवाह किए हुए बताए जा रहे हैं। शव गंगा घाट पर शवों की बदबू से लोग परेशान। डीएम ने अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी। यह है गंगा घाट पर शवों की बदबू से परेशान लोग। गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। हम कहां से सकारात्मकता लाएं प्रधानमंत्री? और आपको कौन सी इंस्पायरिंग स्टोरी चाहिए जिससे मैं अपना दिमाग इन खबरों से हटा सकूं? आप मुझे बताइए। मैं नहीं भूला हूं हमीरपुर की नदी में, हमीरपुर के पास नदी में लाशें बह रही थीं। मैं नहीं भूला हूं कि किस तरह से गंगा की तट पर, यमुना की तट पर बड़ी तादाद में लाशों को जलाया जा रहा था। यह हालत है हमारे गांव की और हमसे कहा जाता है सकारात्मकता बनाए रखिए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं दोस्तों। गौर कीजिए उनकी बात पर। वो कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं पहले आप ये सुनिए, उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। योगी जी, मैं आपको पत्रकार कंवरदीप सिंह, जिनका नाता टाइम्स ऑफ इंडिया से है,
उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर टाइमलाइन पर पेश किया है। झांसी का ये वीडियो है, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। इस वीडियो में देखिए पीछे एक बेटा अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी छाती रगड़ रहा है और दूसरी तरफ उसके बाकी रिश्तेदार चिल्ला रहे हैं। उनका आरोप क्या है, उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से हमें इस नजारे को देखना पड़ रहा है। इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई सपोर्ट स्टाफ मौजूद नहीं है। बेबसी देखिए, बेबसी देखिए। एक तरफ उनमें आक्रोश है, दूसरी तरफ वो बेटा अपने बाप को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह झांसी में हो रहा है, किसी गांव कस्बे कूचे में नहीं हो रहा है। यह झांसी का वीडियो है। मुझे बताइए ना, इस वीडियो को देखकर यह परिवार सकारात्मकता लाएगा? अगर प्रधानमंत्री इनसे कहेंगे कि मुझे कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बताइए, तो क्या इनके लिए यह नजारा एक इंस्पायरिंग स्टोरी है? आपकी स्क्रीन पर यह है संतोष गंगवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा योगी आदित्यनाथ को, और इस लेटर में उन्होंने कहा कि बरेली में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वहां व्यवस्था काम नहीं कर रही है, सब कुछ चरमरा गया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके अपने मंत्री आपको खत लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर क्या हालात हैं। आप मुझे बताइए ना, इसमें कहां से कोई सकारात्मकता की ऊर्जा लाए? अब आपको मैं गोरखपुर की तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह है गोरखपुर की तस्वीर। इस तस्वीर में देखिए, बीमार को अस्पताल में ले जाने के लिए ट्रॉली नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, वो कंधे पर लादकर उन्हें ले जा रहे हैं। पत्रकार ब्रजेश ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर इसे डाला है। इस नजारे, इस तस्वीर, इस वीडियो का क्या जवाब है वहां के हुक्मरानों का, जो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है? कल ही मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक राम गोपाल लोधी अपनी बीमार पत्नी के साथ अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे, मगर अस्पताल के अधिकारी उनको हड़का के भगा रहे थे। यह हालत आपके अपने विधायकों की है। इतने बेबस आपके अपने विधायक हैं, मुझे बताइए ना। बनारस में जिस छुन्नूलाल मिश्र ने प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव किया था बनारस में चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए, उनकी अपनी बेटी, उनकी अपनी पत्नी को लेकर वहां पर क्या हालात थे हम सब जानते हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि हम सकारात्मक बने, हम एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताएं। मैं आपको बताता हूं आपके अपने बिहार में क्या हो रहा है, और कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं बक्सर में क्या हुआ। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों कि डीएम क्या कह रहे हैं। डीएम ये बता रहे हैं कि ये लाशें जो आ रही हैं बक्सर में, ये दरअसल उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं, इनकी ये बाइट सुनिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बक्सर जिला में जो है हम लोग को जो है आज जो है करीब 30-35 जो बॉडी की महादेवा घाट पे जो है वहाँ पे ऊपर आने की सूचना प्राप्त हुई है थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है एसडीओ के स्तर से जो है उसकी हम लोग छानबीन भी कराए हैं, और एसडीओ साहब जो है वो गंगा के जो अप स्ट्रीम है, जो ऊपर की साइड है, उधर भी जाकर उन्होंने देखा है, और वहाँ पाया गया है कि जो है अप स्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही हैं। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है। अब एबीपी की पत्रकार श्रवणी मिश्र ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर यह खबर डाली है, जिसमें वो कह रही हैं वीडियो बिहार के बक्सर का है, जहां इन दिनों घाटों और अधजले लाशों की ढेर लगी हुई है। लापरवाही की हदें पहले ही पार कर चुका प्रशासन अब घाट पर डोम राजाओं को हड़काकर शवों का डिस्पोजल कर रहा है। क्या कह रहे हैं ये, आइए आप खुद सुनिए। लगता है कि नहीं? अब सर डर लगता है, क्यों नहीं डर लगता है सर? जिंदगी मौत पर हम लोग खड़ा है। अब नहीं तो कहते हैं कि घाट पर रहेगा तो डंडा मार के भगाएंगे, नहीं तो करो। ये कोई जबरदस्ती है? अच्छा, ऐसे करते हैं जी सर। अभी भी कहते हैं कि अभी काम करो, नहीं तो मार के भगाएंगे, दूसरा डोम के रखेंगे। अब हम जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं सर, क्या करें? हम अपना रोजी रोटी छोड़ दें? अलग से इसके हमारा जिंदगी नहीं है। नहीं सर, कौन देता है? कुछ नहीं। अभी सुबह से कितनी लाशें अभी सुबह से 5 से। पत्रकार रंजीत रंजन की रिपोर्ट देखिए, जो यहां पर आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जहानाबाद की इस महिला मरीज को ना ऑक्सीजन मिला, ना ही एम्बुलेंस। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के क्रम में
ऑटो वाले ने रास्ते में हुई मौत के बाद शव को सड़क पर पटक दिया और भाग गया। मैं यह समझना चाहता हूं कि क्या इन तस्वीरों के लिए किसी तरह की कोई जवाबदेही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की या वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की? किसकी जवाबदेही है बताइए ना। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की कोई जवाबदेही नहीं है। वो देश की जनता को यह बता रहे हैं कि डार्क चॉकलेट खाइए, देश के गरीब को कह रहे हैं डार्क चॉकलेट खाइए। ये न जाने किस हकीकत में तैर रहे हैं। और अब जो मैं आपको खबर बतलाने वाला हूं दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाला है। नोएडा में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी मौत हो जाती है। उनकी पत्नी पटना के एक अस्पताल में जाती हैं और वहां पर उनकी पत्नी का आरोप है कि लापरवाही से उनके पति की मौत हो गई। मगर एक जो और आरोप वो लगा रही हैं वहां के कंपाउंडर और वहां के डॉक्टर पर, वो सिहरन पैदा करने वाला है कि इस मौके पर भी उनके साथ बदतमीजी हुई। यह उस महिला का आरोप है। आप सुनिए वो महिला क्या कह रही है। यह हालत पटना की है, यानी कि एक तरफ आप तकलीफ में हैं और दूसरी तरफ आपके साथ इस तरह की बदतमीजी की जाए। सुनिए वो क्या कह रही है। यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल हमसे कहा जाता है कि हम सकारात्मकता की कहानियां सुनाएं, सकारात्मकता का जश्न मनाएं, और यकीनन यह अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। विपक्ष इस पर क्या कह रहा है? आपके सामने राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनों मील तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। प्रधानमंत्री वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। सेंट्रल विस्टा यानी कि करीब 20,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काया पलट कर रहे हैं दिल्ली के एक हिस्से की, जहां पर उनके घर में करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। सबसे दुख की बात यह कि इसकी अनुमति मिली थी 12 अप्रैल को, जब देश में कोरोना की दूसरी लहर फिर से शुरू हुई थी। अब भी उनका घर बन रहा है। प्रधानमंत्री, हो सकता है कि कोरोना के बीचों बीच आपका नया घर बन रहा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत जबरदस्त सकारात्मकता की ऊर्जा हो, मगर देश के अंदर क्या उसी तरह की सकारात्मकता की ऊर्जा है? मुझे इस बात में बहुत जबरदस्त शक होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश के अंदर इस वक्त वैसी सकारात्मकता की ऊर्जा है जैसा आपके अंदर होगी। और मैं जानता हूं दोस्तों, इनके ब्रेन वॉश्ड भक्त कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो करोड़ों में लोग मारे जाते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर जो आप तस्वीरें देखते हैं, जहां शवों की लाइनें लगी हैं, जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की जो आप तस्वीरें देखते हैं, मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें आप देखते हैं, क्या आपको कहीं और दिखाई दे रहा है? और मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बीएमसी की तारीफ की। वहां जो इकबाल सिंह चहल हैं, बीएमसी के जो कमिश्नर हैं, जिस तरह से उन्होंने कोरोना को हैंडल किया उसकी तारीफ की। यह तारीफ कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और यही नहीं, आपका अपना नीति आयोग वो भी बीएमसी की तारीफ कर रहा है। जबकि मुंबई में आप जानते हैं हालात कितने खराब हैं, वहां की सरकार सिर झुकाकर काम कर रही है, उसमें अहंकार नहीं है, वो मामलों को दबा नहीं रही है, वो अपने नागरिकों को धमका नहीं रही है। अगर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का रोना रोते हैं तो उन पर केसेस नहीं किए जाते हैं। आप इतनी तस्वीरें देखते हैं मुंबई से, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं अन्य राज्यों से, खासकर बीजेपी शासित राज्यों से। हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी हालात बहुत खराब है। यहां पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल से अपनी छवि चमकाने में लगे रहे, मगर दिल्ली का मामला कुछ और है दोस्तों। दिल्ली इस देश की राजधानी है और दिल्ली की सरकार गिड़गिड़ाती रही केंद्र सरकार के सामने कि आप हमें ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए। दिल्ली कोई कोने का शहर नहीं है, यह आपकी राजधानी है। और यहां पर भी वहां की सरकार गिड़गिड़ा रही थी आपको ऑक्सीजन देने के लिए। यह है आपकी लापरवाही। ये 2 मिसालें भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रही हैं
भक्तों की इस सोच को एक्सपोज कर रही है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई और प्रधानमंत्री होता तो हालात और भी बदतर होते। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई जो हकीकत से कोसों दूर रही। आपकी स्क्रीन पर यह है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो कांग्रेस पर दोष मढ़ रहे हैं कोरोना के फैलाव को लेकर, प्रसार को लेकर। कह रहे हैं कि वो केरला के अंदर रैलीज कर रहे थे, चुनावी रैलीज कर रहे थे। और आप बंगाल के अंदर क्या कर रहे थे बताइए ना। बंगाल के अंदर आपने 1 नहीं 2 नहीं 8 चरणों में मतदान करवाया। चुनाव आयोग पर किसी और ने नहीं बल्कि मद्रास हाईकोर्ट ने उंगली उठाई थी कि आप पर खून का केस क्यों ना कर दिया जाए। दिल पर हाथ रख के बोलिए नड्डा साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी मर्जी के बगैर चुनाव आयोग हिल सकता है? वो चाहते तो तमाम चुनाव 3 चरणों में खत्म हो सकते थे, मगर आपने 8 चरणों तक खींचा ताकि आप सत्ता में आ सके। 75 सीटों के लिए पूरे देश को आपने कोरोना में झोंक दिया और अब आप कांग्रेस को दोष मढ़ रहे हैं। आप ये बात कह कैसे सकते हैं? यकीनन राजनीतिक रैलीज एक वजह हैं, मगर राजनीतिक रैलीज में गर्व करने की बात कौन कर रहा था? मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली में क्या बोल रहे थे कि मेरी नजर जहां तक जा रही है मैं वहां तक भीड़ देख रहा हूं। किसी एक रैली में, मैं आपको चुनौती देता हूं नड्डा साहब, किसी एक रैली में प्रधानमंत्री ने वहां आई भीड़ से कहा कि आप चेहरे पर मास्क पहनिए, या आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाई हुई है? जब आप पर हमले शुरू हुए तब आपने भीड़ दिखानी बंद कर दी थी। आप भीड़ में सिर्फ उन लोगों को दिखा रहे थे जिनके चेहरे पर मास्क है। आप लोग नैरेटिव को इस तरह से बदलते हैं, आप लोग सोच पर इस तरह से काबू पाते हैं, आप जनता को हकीकत से इस तरह से दूर रखते हैं। मुझे अजीब लगता है जब जेपी नड्डा साहब कांग्रेस पर ब्लेम कर रहे हैं या उन पर दोष मढ़ रहे हैं। और जाते जाते दोस्तों एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैंने हर बार आपके सामने मुद्दा उठाया है कि किस तरह से कुंभ अगले साल भी हो सकता था। नतीजा यह है कि कुंभ के होने की वजह से उत्तराखंड में कोरोना के केसेस 1800% बढ़ गए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं बदायूं जिले की। वहां एक काजी की मौत होती है और यह देखिए भीड़, देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन में यह भीड़ जा रही है, यह उनकी अंतिम यात्रा है और उसमें भीड़ देखिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रैली इस भीड़ के चलते इस इलाके में कोरोना का किस तरह से विस्फोट होगा। कल का यह वीडियो है दोस्तों मक्का मस्जिद का, और यहां देखिए किस तरह से भीड़ मौजूद है। बैठे हुए इनमें से कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के चलते हम लोग इतना अंधा कैसे हो सकते हैं? बदायूं और हैदराबाद के मक्का मस्जिद की ये 2 तस्वीरें, इसे आप धर्म के साथ जोड़ सकते हैं जैसे कुंभ को जोड़ा जा रहा है, मगर इसके पीछे जो लापरवाही की दास्तान है, क्या आप उससे खुद को जुदा कर सकते हैं? मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।